आज कंप्लीट करेंगे, बिकॉज बी सेक्शन में भी आज हो गया कंप्लीट फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट समझ रहे थे मैनेज फ्लोटिंग का। तो मैनेज फ्लोटिंग क्या था बेटा? मैनेज फ्लोटिंग इज द रेट इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं, बट सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस थ्रू द इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक कैसे इंटरवेंशन करता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, लेट्स से $1 is equal to ₹75। We assume that the value of $1 is equal to ₹75। हम मान के चल रहे हैं बेटा डॉलर कितने का है? 75 रुपीज का है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये 77 का हो जाता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये 73 का हो जाता है तो ये एक लिमिट में है। दैट मीन्स डॉलर की रेंज गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड की, अगर 2 रुपीज से डेप्रिशिएट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 रुपीज से एप्रिशिएट हो जाए तब भी गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट लेट से अगर डॉलर ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाता है तो ये भी कंट्री के लिए सही नहीं है, और अगर ज्यादा एप्रिशिएट हो जाता है तो कंट्री के एक्सपोर्ट फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ना तो करेंसी को ज्यादा एप्रिशिएट करना चाहती है ना डेप्रिशिएट, एक विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट में रहे डॉलर तो ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, डॉलर 75 से 80 का होगा क्यों? इसके दो रीजन हो सकते हैं बेटा। या तो आप फॉरेन करेंसी के डिमांड को राइज कर रहे हो, आप फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा कर रहे हो इन इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, आप इंडियन करेंसी देके डॉलर ज्यादा कन्वर्ट कर रहे हो। सेकंड, या तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई रिड्यूस है, मतलब फॉरेनर्स इंडिया में ज्यादा फॉरेन करेंसी नहीं दे रहे, इंडिया में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट, फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, मेडिकल फैसिलिटीज और अदर फैक्टर्स की वजह से। अगर हमारी डिमांड ज्यादा है और फॉरेनर्स फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम कर रहे हैं, तो ये दो रीजन हो सकते हैं फॉरेन करेंसी के एप्रिशिएट होने के और इंडियन करेंसी के डेप्रिशिएट होने के। यस बेटा, ये दोनों रीजंस क्लियर है सबको? यस, फॉरेन एक्सचेंज रेट के दोनों रीजंस क्लियर हैं आपको? यस सर। ठीक है, तो दो रीजन मैंने आपके सामने लिखे बेटा, डिमांड राइज एंड सप्लाई रिड्यूस। एक बार यहां तक समझ लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। एक मिनट। बेटा बोर्ड अब क्लियर है या पहले ज्यादा बेटर था? सर अब बेटर है। ठीक है, ओके। तो डॉलर की वैल्यू बेटा 70 से कितनी 75 से कितनी हो गई? 80। दैट मींस डिमांड आपकी राइज कर गई एंड सेकेंडली सप्लाई आपका रिड्यूस कर गया। अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के हाथ में कंट्री के अंदर डिमांड रिड्यूस करना है? क्या आप इस डिमांड को रिड्यूस कर सकते हो बेटा? यस और नो? क्या फॉरेन करेंसी की डिमांड, अगर कोई नॉर्मल रेजिडेंट फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहा है तो क्या आप इस फॉरेन करेंसी की डिमांड को रिड्यूस कर सकते हो? गवर्नमेंट डिमांड को रिड्यूस नहीं कर सकती। एज पर WTO रूल्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल साफ कहते हैं कि अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। तो उस केस में आरबीआई को क्या करना पड़ेगा बेटा? आरबीआई को फॉरेन करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं कंसेप्ट आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कहां पे होता है? एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट विद ईच अदर। लेट्स से ये एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया 80 रुपीज, एज पर डिमांड एंड सप्लाई एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया 80, जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से ये एक्सचेंज रेट ठीक नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ध्यान से देखते हैं। एक्सचेंज रेट है ई। लेट्स से हमने सप्लाई को रिड्यूस कर दिया, सप्लाई के रिड्यूस होने से एक्सचेंज रेट और बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा? सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आरबीआई किसी भी तरीके से सप्लाई को इंक्रीज कर दे इंडिया में, तो यहां देखो एक्सचेंज रेट ने सप्लाई को यहां कट किया, तो डॉलर वापस 75 पे आ सकता है।
क्योंकि सिचुएशन आपके पास एक ही है बेटा, आप डिमांड तो फॉल कर नहीं सकते, अगर डिमांड राइज हो रही है तो आप इसको फॉल नहीं कर सकते, लेकिन सप्लाई अगर रिड्यूस हो गई है, फॉरेनर्स फॉरेन करेंसी नहीं दे रहे, तो आरबीआई फॉरेन करेंसी को सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आरबीआई ऐसा कैसे कर सकता है बेटा? क्या आरबीआई के फॉरेन करेंसी अवेलेबल होती है कि वो मार्केट में सप्लाई इंक्रीज कर देगा फॉरेन करेंसी की? यस और नो? यस। यस। तो यहां क्या करेगा बेटा, अगर डॉलर ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएंगे, सो इंडियन करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो इन दिस सिचुएशन आरबीआई सेल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द मार्केट। दैट मींस आरबीआई क्या करेगा बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेंटेन करता है। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आरबीआई इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं होने देगा। लेट्स से जितना ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हो, उतना डॉलर क्या हो जाता है बेटा, महंगा हो जाता है, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। अगर इस डिमांड को इंटरनेशनल मार्केट में रोक दिया जाए और फॉरेन करेंसी की सप्लाई बाहर से ना लेके आरबीआई अपने रिजर्व्स में से करना स्टार्ट कर दे, तो उस प्रोसेस से क्या होगा, डॉलर की वैल्यू वापस अपने लेवल पे आना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इंडिया में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ी, ये सप्लाई फॉरेनर्स ने नहीं की, ये सप्लाई किसने की है बेटा, आपके आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रिजर्व्स सोल्ड कर दिए। जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेंटेन करता है वो रिजर्व स्टार्ट किया, तो इससे आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सकता है। सेकंड पॉइंट देखो, अगर डॉलर 70 का हो गया, इसके दो रीजन क्या है। करेंसी एप्रिशिएट क्यों होती है? जब डिमांड आपकी फॉल कर जाए या सप्लाई राइज हो जाए, उस केस में करेंसी क्या हो जाती है बेटा, एप्रिशिएट हो जाती है। अब अगर फॉरेनर, सप्लाई राइज होने से कैसे होगी बेटा, जितना ज्यादा फॉरेनर्स आपको सप्लाई देंगे एक्सचेंज रेट कम होता चला जाएगा। आपके सामने फिगर बनी हुई है। अगर सप्लाई राइज होती चली गई है, सप्लाई राइज क्यों होगी, जब फॉरेनर्स आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो टूरिज्म के लिए यहाँ पे आएंगे, उस केस में सप्लाई के इंक्रीज होने से एक्सचेंज रेट कम होता रहता है। और लेट से एक्सचेंज रेट कम होते होते 70 तक आ गया, लेकिन गवर्नमेंट की, आरबीआई की रेंज कितनी थी कि 73 से नीचे नहीं होना चाहिए, 70 हो गया। अब इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? यहाँ आपने देखा था आरबीआई डिमांड को चेंज नहीं कर सकता था, उसने सप्लाई चेंज की। यहाँ देखो आरबीआई फॉरेन करेंसी की डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। डिमांड फॉल है ना, तो आरबीआई क्या करेगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड को राइज कर देगा। यहाँ सप्लाई का कोई रोल नहीं हो सकता। रीजन, सप्लाई का रोल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सप्लाई कर रहे हैं फॉरेनर्स। यहाँ सप्लाई कौन कर रहे हैं, फॉरेनर। आप फॉरेनर्स को नहीं कह सकते कि हमारा प्रोडक्ट मत परचेज करो, इंडिया में घूम के बताओ। अगर वो आना चाहते हैं तो वो आएंगे। उस केस में सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, सप्लाई आपकी राइज हो रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप डिमांड जो फॉल है उसको राइज करो। अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड को इंक्रीज करोगे इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कितना हो गया बेटा, 70 रुपीज। गवर्नमेंट को लगता है कि 70 से ज्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, हमारी आरबीआई करेगी, आरबीआई इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी स्टार्ट कर देगी। जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी की डिमांड आप इंटरनेशनल मार्केट में करोगे, डॉलर उतना ही एक्सपेंसिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस याद रखना है कि आरबीआई क्या करता है। आरबीआई जब करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो सप्लाई इंक्रीज करता है। सप्लाई इंक्रीज करने के लिए आरबीआई फॉरेन करेंसी का रिजर्व होल्ड कर देता है। और यहाँ पे एप्रिसिएशन को ठीक करने के लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई परचेज फॉरेन करेंसी, आरबीआई फॉरेन करेंसी परचेज करेगा फ्रॉम फॉरेन मार्केट। तो जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आरबीआई परचेज करेगा, उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड के बढ़ने से डॉलर महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ना, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है और एक लॉजिक समझना है कि आरबीआई करता कैसे ये प्रोसेस। ये आपको समझ आ गया। यहाँ आप डिमांड को नहीं छेड़ सकते थे, यहाँ सप्लाई को नहीं कर सकते थे,
क्योंकि यहाँ सप्लाई किसके हाथ में थी, फॉरेनर्स के हाथ में। आपको सर यहाँ भी तो सप्लाई फॉरेनर्स के हाथ में है, लेकिन यहाँ सप्लाई इंक्रीज तो की जा सकती है ना, क्योंकि आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा प्रोसेस मैनेज फ्लोटिंग का, कि मैनेज फ्लोटिंग चलती है ऐसे। तो बुक में ऐसा नहीं बताया हुआ, बुक में अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। एक बॉक्स में दिया हुआ मैनेज फ्लोटिंग का पार्ट, कंसेप्ट यही है, सिर्फ ये दो चीजें लिखी हुई है बुक में। ठीक है, एक बार इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? यस बेटा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे? वॉइस नहीं आ रही बेटा आपकी। सर इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? किसका क्वेश्चन है ये? जिसको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया वो अनम्यूट करके बता दो, बिकॉज़ मुझे वो पूछ रही है कि इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। मैनेज फ्लोटिंग का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला है, बोर्ड में सिर्फ डेफिनेशन आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैनेज फ्लोटिंग ये मैंने बस वैसे समझा दिया आपको कि डर्टी फ्लोटिंग इसको क्यों बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आपको सिंपल एक डेफिनेशन डाल रखनी है, मैनेज फ्लोटिंग होता क्या है। ठीक है बेटा, करें रब करें, हो गया? यस एवरीवन, रब कर दें। यस सर। ओके, लास्ट टॉपिक आपका आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? यस बेटा, सो आवर लास्ट टॉपिक इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जल्दी से एक डेफिनेशन लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट, foreign exchange market refers to a market, foreign exchange market refers to a market, foreign exchange market refers to a market in which the foreign currency is purchased or sold, in which the foreign currency is purchased or sold। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेस, ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती, जहां पे फॉरेन करेंसी को परचेज किया जा सकता है, सोल्ड किया जा सकता है, उसको फॉरेन मार्केट बोलते हैं। इसका मतलब अगर आपको किसी फॉरेन करेंसी में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना है, इंडियन करेंसी देके कोई और फॉरेन करेंसी लेनी है, तो जहां से भी आप ये लोगे उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कुछ फंक्शन है, 3 फंक्शन है, ये 3 नंबर में आ सकते हैं एग्जाम में। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या हैं? So the first function of foreign exchange market is transfer function। मैं एक बार तीनों फंक्शंस लिख देता हूं। ट्रांसफर फंक्शन है, सेकंड इज हेजिंग फंक्शन, एंड लास्ट इज क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन, यस विद एनीवन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहां फॉरेन करेंसी को परचेज किया जाता है या सोल्ड किया जाता है। 3 फंक्शंस होते हैं इस मार्केट में, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आता है ट्रांसफर फंक्शन। यस एनीवन जो बता सके बेटा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ट्रांसफर फंक्शन का क्या मतलब होगा? यस एनीवन। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेस जहां फॉरेन करेंसी को सोल्ड किया जाता है और परचेज किया जाता है, उस मार्केट के फंक्शंस आपको बताने हैं, जिसमें फर्स्ट फंक्शन मैंने लिखा है ट्रांसफर फंक्शन। अंश दिया? यस सर 2 कंट्रीज के बीच में करेंसी का ट्रांसफर करना। 2 कंट्री से इनमें करेंसी का ट्रांसफर होना। फॉर एग्जांपल सर ट्रांसफर फंक्शन जो है वो परचेजिंग पावर को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बेटा यूएस जाना चाहते हो और आपके पास इंडियन करेंसी है, तो क्या वहां पे आप कोई ट्रांजैक्शंस कर पाओगे? यस और नो? नो। नो सर। तो अगर वहां पे आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियन करेंसी को किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा? यूएस डॉलर्स में। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का?
ये आपको दूसरी कंट्री के अंदर परचेसिंग पावर को क्रिएट करने में हेल्प करती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना हो, दैट मींस आप अपनी करेंसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट ही ना कर पाओ, उस केस में ट्रांजैक्शन ही पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? यस बेटा, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? यस सर। It transfers purchasing power. It transfers purchasing power. It transfers the purchasing power between the countries. Purchasing power between the countries. Between the countries involved in the transaction. It transfers purchasing power between the countries involved in the transaction. Involved in the transaction. Involved in the transaction. So without ट्रांसफर फंक्शन या विदाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती। जब तक करेंसी एक्सचेंज नहीं होगी तब तक ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखो बेटा, हेजिंग फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तीनों फंक्शंस में से एग्जाम में कभी कभी सिर्फ हेजिंग फंक्शन आ जाता है। हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? यस बेटा, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हेजिंग का मतलब बताओ। हेजिंग फंक्शन क्या होता है ये मैं समझा दूंगा आपको। आपके हिसाब से हेजिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज हेजिंग? हेजिंग होता क्या? सिंपल मीनिंग ऑफ हेजिंग, anyone? Akshay, what is hedging? ये होता है एक ऐसी टर्म जहां पे जो भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं अपने रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं। हेजिंग का मतलब होता है जब अपने रिस्क को रिड्यूस किया जाता है उसे हेजिंग बोलते हैं। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं। इंडिया ने राफेल परचेज किए, किस कंट्री से परचेज किए थे बेटा? राफेल किसके साथ, किससे परचेज किए? ट्रांजैक्शन हुई ना फ्रांस। फ्रांस के साथ, ठीक है ना? हमने फ्रांस से राफेल परचेज किए। यस बेटा, फ्रांस से जो राफेल परचेज किए, ईयर कौन सा था? किस ईयर में एग्रीमेंट हुआ था? 2018 16 में। 2016 में हमारा एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस के साथ कि हमें राफेल चाहिए। 15-16 में एग्रीमेंट हुआ कि हमें राफेल चाहिए। उस टाइम पे लेट से डॉलर की वैल्यू थी बेटा ₹50 अप्रॉक्स 50 में लिख रहा हूं। और आज है बेटा डेट, अब 2021 चल रहा है जब फर्स्ट राफेल इंडिया में आया। और अब डॉलर की वैल्यू कितनी है बेटा? $1 इज इक्वल टू ₹75 के आसपास अप्रॉक्स। क्वेश्चन इज, हमारा एग्रीमेंट 2016 में हुआ था, डिलीवरी हुई 2020-21 में, अराउंड 4 to 5 इयर्स हो गए। तो एक्सचेंज रेट कौन सा यूज किया जाएगा पेमेंट के लिए? हम $1.50 के हिसाब से पेमेंट करेंगे या $1.75 के हिसाब से पेमेंट करेंगे? सर हमने कुछ पेमेंट पहले कर दी थी और हम कुछ पेमेंट अब करेंगे। हमें कुछ पेमेंट पहले करनी थी या अब करनी है, लेकिन पेमेंट हमारी ₹50 डॉलर के बेसिस पे ही होगी। हम ₹70 के बेसिस पे पेमेंट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? जब आपने कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन करनी है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, एग्रीमेंट आपने अभी कर लिया, ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होगी, लेकिन रेट कौन सा चलेगा बेटा? जो एग्रीड था। एग्रीड मतलब जो आपका पास्ट में डिसाइड हुआ था। तो जब हम पास्ट रेट पे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस करते हैं उसे हेजिंग फंक्शन बोलते हैं। इस हेजिंग फंक्शन से रिस्क रिड्यूस हो जाता है। देखो, अगर आज $75 का हो गया, 80 का भी हो जाता तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 50 के बेसिस पे ही पेमेंट करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी इतनी फॉरेन करेंसी बुक करवा चुकी थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कि हमें फ्रांस को पेमेंट करनी है, हमारी इतनी करेंसी बुक कर दो। क्लियर हो गया बेटा? हेजिंग का मतलब समझ आया? चैट बॉक्स में एक बार मेंशन करो, चैट बॉक्स में हेजिंग का मतलब क्लियर है तो? क्लियर है, ओके। तो ट्रांजैक्शन हम कब करेंगे हेजिंग में? फ्यूचर में, लेकिन एग्रीड रेट पे। एग्रीड रेट क्या है? $1 इज इक्वल टू ₹50। लिखो एक बार। when exporter and importer enter into an agreement to sell and buy
goods on some future date, goods on some future date at the current exchange rate, future date at the current exchange rate. तो करंट एक्सचेंज रेट कितना था 2016 में 50, और फ्यूचर ट्रांजैक्शन आज हो गई हमारे लिए, लेकिन पेमेंट 50 के बेसिस पे ही की जाएगी। इसे बोलेंगे हेजिंग फंक्शन। क्लियर एवरीवन, समझ आ गया बेटा हेजिंग? लास्ट आ जाओ क्रेडिट फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर फॉरेन ट्रेड। अगर आप फॉरेन ट्रेड करना चाहते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज करना चाहते हो और आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आप वो भी कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक टर्म यूज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आपने 11th में पढ़ी थी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके, एक लीगल पेपर साइन करके क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन ये फैसिलिटी हर एक इंडिविजुअल को नहीं मिलती। ये फैसिलिटी मिलती है बैंक्स को। अगर आप कमर्शियल बैंक्स के थ्रू कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो और क्रेडिट में करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको उधार में फॉरेन करेंसी मिल जाएगी और फ्यूचर में आप उसे पे कर सकते हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज क्रेडिट फंक्शन। लिखो, इट प्रोवाइड। इसमें कौन सा यूज करते हैं? इसमें मतलब जैसे आप कह रहे हो कि क्रेडिट में मतलब बाद में पे कर सकते हैं, तो इसमें उस वक्त जो ईयर चल रहा होगा उसके हिसाब से पे करेंगे, या जब दो टाइप की मार्केट, या दो टाइप की मार्केट होती है। अभी हम पढ़ेंगे स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। ये आप पे डिपेंड करेगा आपने कौन सी मार्केट चूज की है। ये आप पे डिपेंड करेगा आपने कौन सी मार्केट चूज की है। अभी मैं बताऊंगा वो दो पार्ट्स। पहले इसको लिखते हैं, फिर वो दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। लिखो पहले से। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। फुल स्टॉप। Full stop. Bill of exchange are generally used for. Bill of exchange are generally used for. Bill of exchange are generally used for. Bill of exchange are generally used for international payments. Bill of exchange are generally used for international payments. Bill of exchange are generally used for international payments. काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये आपका आंसर ये रहा कि कौन से रेट पे पेमेंट होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट के दो टाइप्स होते हैं बेटा। फर्स्ट इज स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट होगी, इमीडिएट पेमेंट। जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करोगे उसी दिन का रेट चलेगा। सेकेंड मार्केट इज फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब होता है हेजिंग, जहां पे ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होनी है लेकिन रेट करंट ईयर का चलेगा। कैसे? हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन है बेटा जिनका नेम है रामलाल, मिस्टर रामलाल, जो इंडिया में रहते हैं। इन्होंने ट्रांजैक्शन की मिस्टर एलेक्स के साथ। मिस्टर एलेक्स कहाँ रहते हैं बेटा? यूएस में रहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होनी है। आज डेट है बेटा 27/8/2020। दोनों ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। डेट क्या है बेटा? 27/8/2020 और आज डॉलर की वैल्यू है लेट्स से $1 इज इक्वल टू ₹75। यस बेटा, ये जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें पेमेंट $1 इज इक्वल टू 75 यूज की जाएगी और विद इन 2 डेज आपको पेमेंट करनी है। विद इन 2 डेज आपको पेमेंट करनी है और डॉलर का रेट चलेगा 75। ठीक है, अगर आपने 2 वर्किंग डे के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की और डॉलर का रेट चेंज हो गया तो फिर जो रेट चेंज हुआ है वो यूज किया जाएगा। फॉरवर्ड में ले लेते हैं। मिस्टर रामलाल इंडियन है बेटा, ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं यूएस के पर्सन मिस्टर एलेक्स से। ट्रांजैक्शन, एक एग्रीमेंट पास हुआ। मिस्टर एलेक्स ने बोला कि मैं आपको अभी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको गुड्स प्रोवाइड तो कर दूंगा लेकिन अभी मुझे खुद भी प्रोड्यूस करने हैं और वो गुड्स आपको मिलेंगे 2022 में। अभी ईयर क्या चल रहा है बेटा? 2020, पूरे 2 साल बाद मिलेंगे। आज एक्सचेंज रेट है बेटा $1 इज इक्वल टू ₹75। फ्यूचर में ये भी तो हो सकता है कि $1 85 को हो जाए बेटा।
ये पॉसिबिलिटी है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी बने और हमारी करेंसी एप्रिशिएट होके 65 पे आ जाए। दोनों चीजें पॉसिबल है। लेकिन इस सिचुएशन में, ये जो हमने सेकंड सिचुएशन ली है, ट्रांजैक्शन का रेट कौन सा होगा, 75, 85 या 65? जल्दी बताओ। 75 75 क्या होगा बेटा? 75। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होगी करंट रेट पे, और जो इमीडिएट रेट पे होगी उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। अब आपकी मर्जी है एज अ इंपोर्टर एक्सपोर्टर आप कौन सा रेट यूज करना चाहते हो। दिया क्लियर हुआ? तो सर क्रेडिट फंक्शन में क्या यूज होगा? आपकी मर्जी है, आपको जो यूज करना है। अगर आप स्पॉट मार्केट यूज करना चाहते हो आप स्पॉट यूज करो, अगर आपको फॉरवर्ड यूज करना है फॉरवर्ड यूज कर लो। जनरली उसमें एक एग्रीड रेट डिसाइड किया जाता है, जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उसी का रेट लिया जाएगा विद इंटरेस्ट, साथ में इंटरेस्ट लगा दिए जाएंगे। सर अगर फॉरवर्ड मार्केट यूज करेंगे तो हेजिंग फंक्शन और क्रेडिट फंक्शन, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट चेंज हो जाएगा लास्ट में आके, क्योंकि ये डीलिंग आप इंडिविजुअली तो कर ही नहीं सकते, आपके बैंक के बेसिस पे होंगी। आपका बैंक अगर कहेगा तभी आप उसे यूज कर सकते हो। तो सर ऐसे तो हेजिंग फंक्शन और ये क्रेडिट फंक्शन तो सेम ही हुआ ऑलमोस्ट। कैसे सेम हुआ? हाँ, हेजिंग और फॉरवर्ड मार्केट सेम ही है, एक ही बात है। मैंने तभी तो ब्रैकेट में हेजिंग लिखा है फॉरवर्ड मार्केट को। ओके सर। फॉरवर्ड मार्केट हेजिंग ही है। ठीक है बेटा, लिखो एक बार। स्पॉट मार्केट की डेफिनेशन लिखो। इट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच it refers to a market in which the receipts and payments are made immediately. The receipts and payments are made immediately. ऐसी मार्केट जहां आप ट्रांजैक्शन करते हो और इमीडिएट ट्रांजैक्शन हो जाती है, जो रेट चल रहा हो उसी रेट पे आप ट्रांजैक्शन करोगे। सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट, फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट, इट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच sale and purchase of foreign currency, जैसे राफेल के केस में हुआ है बेटा, sale and purchase of foreign currency is settled on a specified future date at a rate agreed upon today. First step. At a rate agreed upon today. First step. क्लियर हो गया बेटा? तो ये है आपकी स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में ट्रांजैक्शन बाद में होगी, रेट हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं स्पॉट मार्केट की, तो इमीडिएट ट्रांजैक्शन पास की जाएगी। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर है आपका। एक बार कल तक आप इसके बैक क्वेश्चन, बुक के बैक क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करो। जो भी डाउट होता है कल आप डाउट ले सकते हैं। अगर कल डाउट ज्यादा नहीं हुए तो कल ही स्टार्ट कर देंगे बीओपी, लेकिन अगर आपके डाउट ज्यादा हुए तो बीओपी मंडे स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर? तो जो डाउट है वो डाउट ले सकता है, बाकी बच्चे लेफ्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट। सर अमन ने आज इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसका पावर कट हो गया था। ठीक है, मैसेज मिल गया आज।